तो आइए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जो है क्रेडिबल। तो आइए इसे समझते हैं। डिओडेनल अल्सर का नाम तो आई थिंक आपने सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे कॉमन टाइप का अल्सर है। ये उतना जानलेवा तो नहीं होता मगर बहुत ही पेनफुल होता है। अब आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम अल्सर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रीजन क्या है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है एक्चुअली, जब लोगों को लगता था कि पेट में ज्यादा एसिड बनने की वजह से अल्सर होता है। पेट में तेज दर्द का उठना इसका एक सिम्टम है और लोग इसके लिए पेन रिलीवर ले लेते हैं, मगर इसका ना कोई पक्का इलाज नहीं होता था। तो कुछ सालों के बाद 2 रिसर्चर्स ने एक डिस्कवरी करके पता लगाया कि अल्सर जो होता है वो एक खास तरह के बैक्टीरिया से होता है, और ये एक बड़ी खोज थी, जिसका मतलब था कि कोई भी सिंपल एंटीबायोटिक अल्सर को ठीक कर सकती है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनकी रिसर्च पर यकीन करने से इनकार कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब आपको आगे के पैराग्राफ में मिलेगा। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि साइंटिस्ट ये बात जानते थे कि हमारे पेट का एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि एक मीट के टुकड़े को भी गला दे, तो भला इसमें बैक्टीरिया कैसे सरवाइव कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम थी सोर्स। जब ये रिसर्च की गई तो उस टाइम ऐसा कोई तरीका नहीं था कि 2 रिसर्चर पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ लोगों को ये यकीन दिला सके। और फाइनली तीसरी बात जो थी वो थी उनकी लोकेशन। दोनों रिसर्चर्स ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के रहने वाले थे, और उन दिनों ये जगह इतनी क्रेडिबल नहीं मानी जाती थी, यानी वो इतनी ट्रस्ट वर्दी नहीं थी कि लोग ये मान ले कि यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट रिसर्च करके किसी बीमारी का इलाज ढूंढ सके। तो साइंटिस्ट को इस रिसर्च पर जरा भी यकीन ना करने की ना काफी वजह थी। उनकी ये डिस्कवरी इस रीजन पर थी कि अल्सर का कनेक्शन पेट के बैक्टीरिया से है। लगभग हर इंसान जिसको अल्सर था उसके पेट में ये बैक्टीरिया था, मगर जिनके पेट में ये बैक्टीरिया था उनमें से सबको अल्सर नहीं था। तो दोनों रिसर्चर्स ने हार मान ली थी। मगर एक दिन उनमें से एक रिसर्चर जब सुबह उठा तो उसने अपने साइंटिस्ट फ्रेंड को अपने साथ लैब में चलने के लिए कहा, और उसने बैक्टीरिया से भरी हुई एक बॉटल उठाई और गट-गट करके पी गया। 3 दिन बाद उसके पेट में किसी अल्सर के पेशेंट की तरह ही जानलेवा दर्द उठा, और जब उसका स्टमक चेक किया गया तो वो जल रहा था और लाल हो गया था। अपनी इस तकलीफ को दूर करने के लिए उसने बस सिंपल एंटी बैक्टीरिया की गोली ले ली और बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी उस पर कई सालों तक विश्वास नहीं किया गया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल नहीं थी। तो अब क्रेडिबल को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एक बार ऐसे ही एक र्यूमर फैला था कि किसी कंट्री से शिपमेंट में आने वाले केले एक खास तरह के बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, जिन्हें खाने से फ्लैश ईटिंग डिजीज होती है। अब ये अफवाह शुरू में तो ईमेल के जरिए फैलाई गई, मगर ये क्रेडिबल नहीं लग रही थी। तो इसे ज्यादा क्रेडिबल बनाने के लिए इसमें एक सेंटेंस को जोड़ दिया गया। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो सेंटेंस क्या होगा? जी हाँ, सही कहा आपने। इस खबर को क्रेडिबल साबित करने के लिए मैसेज में एक सोर्स को ऐड कर दिया गया। उन्होंने इसमें ये सेंटेंस जोड़ दिया, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका। बस आपका काम बन गया। ज्यादातर लोग किसी भी क्रेडिबल सोर्स पर तुरंत आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, फिर चाहे कोई भी सच्ची झूठी खबर हो बस फैला दो। तो यहाँ पर पॉइंट ये बताना है कि क्रेडिबिलिटी पर ही लोग विश्वास करते हैं। तो आप कैसे खुद को क्रेडिबल साबित करेंगे? तो हम आगे कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे जो कि आपके काम आ सके। पहला तो है अथॉरिटी। जितनी अथॉरिटी आप अपनी स्टोरी में डालेंगे उतनी ही वो बिलीवेबल यानी कि विश्वास करने के लायक बनेगी। दूसरा है डिटेल्स। लोगों को डिटेल्स काफी अच्छी लगती है। जितनी ज्यादा डिटेल्स होगी आपकी स्टोरी में क्रेडिबिलिटी। और तीसरा है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के नंबर वैसे तो कोई खास मैटर नहीं करते, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी होती है ना, और जो कॉन्टेक्स्ट होता है, वो ना आपकी स्टोरी में क्रेडिबिलिटी लाता है। और चौथा और आखिरी है टेस्टेबल एक्सपीरियंस। मतलब ये कि इससे पहले कि आप लोगों को जाकर के कुछ बेचे, पहले ना आप उन्हें उसका एक्सपीरियंस लेने दें। अगर आपका प्रोडक्ट वाकई में डिजर्विंग है तो उनका ये एक्सपीरियंस आपके प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देगा।